प्यार विद्यार्थियों, आज आपको राजस्थान के संदर्भ में हम सिंचाई के बारे में और चर्चा करेंगे। राजस्थान में जैसा कि इसकी जलवायुगत परिस्थितियों बताती हैं कि राजस्थान में कम वर्षा होती है और विशेष रूप से अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तापमान की अधिकता और वर्षा की कमी ये किसी भी जो स्थल है उसको शुष्क और अर्धशुष्क बनाने के लिए कारगर रहते हैं। तो राजस्थान में वर्षा की कमी के बावजूद भी कुछ जो क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई सुविधाओं की वजह से और खेती की जा रही है। अब आज हम उन्हीं सिंचाई सुविधाओं के महत्व को पढ़ेंगे और स्रोतों को पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी क्षेत्र हैं जिनमें वो विशिष्ट नहर, नलकूप, कुएं, तालाब आदि से सिंचाई हो रही है। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार के शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार के राजस्थान में जहाँ पर वर्षा की कमी है वहाँ सिंचाई का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से कुछ सिंचाई परियोजना संचालित हैं, जिनमें भाखड़ा नागल का पानी भी आता है, गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, अन्य राज्यों से भी नर्मदा नदी से भी पानी आ रहा है, सरदार सरोवर परियोजना से भी, और चंबल नदी पर भी संयुक्त रूप से परियोजना बनाई गई है। माही नदी पर भी संयुक्त रूप से परियोजना है। गुजरात और राजस्थान की, इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान की। इस प्रकार राजस्थान ने और अपने पड़ोसी राज्यों के साथ और इस प्रकार की सिंचाई अथवा जल समझौता किए हैं, क्योंकि देश हमारे राज्य में मुख्यतः जो कृषक है वो अपनी कृषि से बिना सिंचाई के कुछ प्राप्त करने की संभावना में कम रहता है। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि उसको पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं मिले जितना भी उपलब्ध हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कुएं और नलकूपों से होती है। अधिक मात्रा में कुएं और नलकूपों से लगभग 60 से 62% सिंचाई कुएं नलकूपों से होती है। इसके अतिरिक्त तालाबों से लगभग 4% के आसपास होती हैं, और वो भी मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी यानी कि हाड़ौती पठारी क्षेत्र में होती है। जो सिंचाई सर्वाधिक होती है वो कुएं तालाबों से होती है, लेकिन एक और कारण है, वो है नहरें। नहरें से लगभग 33% सिंचाई राजस्थान में होती है। तो ऐसे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में और नहरों के माध्यम से संपूर्ण भूभाग का 33% सिंचाई हो रही है, तो ये निश्चित रूप से एक उपलब्धि भी है। तो उन नहरों में हम एक महत्वपूर्ण नहर जो इंदिरा गांधी नहर है उसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। हालांकि नहरी जो सिस्टम है राजस्थान में वो उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी आदि विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों में और नहरी सिस्टम विद्यमान है। तो इंदिरा गांधी नहर IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको पढ़ेंगे हम। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, इसके अंतर्गत जो सिंचित एरिया है वो लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर के आसपास ठहरता है। एक बड़ा जो क्षेत्र है वो इसके दायरे में आता है।
इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर है, वो पहले इसका नाम राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, राजस्थान नहर। बाद में और इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु के पश्चात इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, नहर परियोजना कर दिया गया। और ये जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर जैसे जो मरु क्षेत्र हैं और उनके कस्बों और गांवों को पेयजल की आपूर्ति भी कर रही, सिंचाई के साथ साथ। इस परियोजना के माध्यम से जो ये एरिया जहाँ से मुख्यतः पलायन लोगों का हो रहा था, वो अब वहाँ से पलायन नहीं हो रहा है, बल्कि आकर्षण का केंद्र बन गया है ये क्षेत्र। लोग यहाँ की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए, आदि के लिए। पहले यहाँ से लोग जाया करते थे, बाहर की तरफ जाया करते थे लोग। अब जैसे कि हम देखते हैं कि मारवाड़ी लोग संपूर्ण देश में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ से पलायन होकर के और उन दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में गए थे। ये जो परियोजना है और इसके पूर्ण होने पर और राज्य के श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि जिलों की लगभग ये बात करें तो लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। यानी बहुत अरावली पर्वतमाला के जो है पश्चिम का एरिया है, वो संपूर्ण एरिया इस परियोजना के दायरे में आ रहा है। इसकी जो सिंचाई कुल क्षमता है वो लगभग 15 लाख हेक्टेयर होगी और इसमें कृषि और कमांड क्षेत्र लगभग 17.5 लाख हेक्टेयर होगा। ऐसी इस योजना की और उस समय एक संभावना जताई गई थी। इसके अतिरिक्त इस योजना में हम आगे बढ़ते हैं तो ये पाएंगे कि राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण जो कार्य है वो इस ढंग से बढ़ा कि पहला और राजस्थान फीडर का निर्माण, राजस्थान फीडर का निर्माण। दूसरा राजस्थान मुख्य नहर का निर्माण, राजस्थान मुख्य नहर का निर्माण। और तीसरा इंदिरा गांधी की 9 शाखाओं का निर्माण, 9 शाखाओं का निर्माण। और उसके बाद है लिफ्ट नहर का निर्माण, लिफ्ट नहर की व्यवस्था, लिफ्ट नहर का निर्माण। और उसके बाद बिजली की व्यवस्था, विद्युत गृहों का निर्माण। ये इसका जो चरणबद्ध तरीके से कार्य था उसका प्लानिंग थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार राजस्थान फीडर बना। तो पंजाब में यहाँ आप देखेंगे पंजाब में कि यहाँ पर, और ये पंजाब का एरिया है, और यहाँ पर सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास, इन दो नदियों पर एक हरिके बैराज नाम का बांध बनाया गया। आप इसमें देख रहे हैं हरिके बैराज, यहाँ देख रहे हैं हरिके बैराज लिखा हुआ है, सतलज ब्यास नदी। और हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की गई और 204 किलोमीटर लंबी ये राजस्थान फीडर बनाई गई। तो राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो है 204 किलोमीटर। और यदि हम 204 किलोमीटर का भी विभाजित करें इसको भी, तो 167 किलोमीटर का भाग जो था वो पंजाब में था। 167 किलोमीटर का जो भाग था वो पंजाब में था और हरियाणा में था, पंजाब हरियाणा में। और 37 किलोमीटर का जो भाग था वो राजस्थान में था। इस प्रकार 204 किलोमीटर का राजस्थान फीडर का और निर्माण किया गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये राजस्थान फीडर है, इंदिरा गांधी फीडर जिसको लिख रहा है ना, राजस्थान फीडर है। यानी
राजस्थान में आने से पहले 167 किलोमीटर की लंबाई तय कर लेती है और शेष 37 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में तय करती है। राजस्थान मुख्य नहर अथवा इंदिरा गांधी जो नहर है उसको देखें तो ये 445 किलोमीटर की लंबाई वाली है मुख्य नहर। अब हम इसमें 445 किलोमीटर की लंबाई वाली है, 445 किलोमीटर की लंबाई। यदि हम 204 इसमें राजस्थान फीडर और जोड़ दें, राजस्थान फीडर और जोड़ दें तो ये 649 किलोमीटर की लंबाई वाली टोटल IGNP हुई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 649 किलोमीटर की लंबाई वाली। इसमें हम देख रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है इसकी तली 38 मीटर और ऊपरी भाग 67 मीटर चौड़ा है, यानी विशाल एक नदी की तरह ये नहर बनाई गई है और इसमें प्रति सेकंड 523 क्यूबिक मीटर पानी बहता है। प्रथम चरण में 183 किलोमीटर यानी कि फर्स्ट चरण में 183 किलोमीटर और मुख्य नहर, और 2945 किलोमीटर 2945 किलोमीटर वितरक नहरों का निर्माण हुआ। और द्वितीय चरण में हम देखें तो 256 किलोमीटर मुख्य नहर का और 5830 किलोमीटर वितरक नहरों का निर्माण किया गया। इसके बाद हम देखते हैं शाखाओं और उपशाखाओं का निर्माण। तो शाखाओं और उपशाखाओं के निर्माण में हम देखेंगे कि एक विश्व की बहुत बड़ी परियोजना है ये, और जिसकी नहर प्रणाली की लंबाई है 9060 किलोमीटर। अब इसमें बहुत सारे काम हैं, जैसे नहरों नालियों की कुल लंबाई 64,000 किलोमीटर है, यानी इतनी सारी नहरें नालियाँ बनाई गई हैं कि उनकी लंबाई 64,000 किलोमीटर है। और इसमें इसका जो व्यय है उस समय वो 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक हुआ था। अब ये जो नहर सिस्टम है वो इधर की तरफ, ये जो आप नहर देख रहे हैं इंदिरा गांधी नहर, ये और ज़्यादातर जो ढाल है वो राजस्थान का इस ढंग से ढाल है, इस ढंग से ढाल है। अब ढाल जब पश्चिम की तरफ है तो पूर्व की तरफ इस नहर के पानी को लाने के लिए आवश्यक हुआ कि कुछ इस पानी को लिफ्ट किया जाए, उठाया जाए, ताकि पूरब की तरफ, इस नहर के पूर्व की तरफ भी पानी आ सके। तो ऐसी व्यवस्था के लिए और लिफ्ट नहर बनाई गई। तो यहाँ पर 7 लिफ्ट नहर बनाई गई हैं और प्रथम चरण में कवरसेन लिफ्ट नहर और बीकानेर लूड़करछन नहर बनाई गई। प्रथम चरण में जो बनाई गई वो कवरसेन लिफ्ट बनाई गई। कवरसेन एक इसका इंजीनियर था, उसके नाम पर ही बीकानेर लूड़करछन में ये नहर बनाई गई। बीकानेर और लूड़करछन बनाई गई। और अन्य जो नहर थी उनमें नौहर साहिबा, नौहर ये हनुमानगढ़ में, ये नौहर आपको दिख रहा है, और ये नीचे साहवा, तो नौहर साहवा बनाई गई, साहवा। इसके बाद आपकी बीकानेर गजनीर बनाई गई। बीकानेर और गजनीर, यहाँ बीकानेर का जो क्षेत्र है ये आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इस एरिया में बीकानेर गजनीर, यहाँ गजनीर एरिया ना आपका, बीकानेर गजनीर में इधर की तरफ बनाई गई। और उसके बाद कोलाय सिस्टम, और आप इसके बाद देखेंगे कि कोलायत लिफ्ट सिस्टम बनाया गया। और कोलायत, इसमें ये कोलायत है, कोलायत लिफ्ट सिस्टम बनाया गया। फिर फलौदी लिफ्ट सिस्टम, फलौदी जोधपुर में, आप ये देखो फलौदी जोधपुर में। और उसके बाद पोकरण लिफ्ट सिस्टम, ये पोकरण इधर है। इसके बाद आप बांगड़ लिफ्ट नहर, और बांगड़ ये इधर उत्तर में, यहाँ बांगड़ यहाँ इधर की तरफ है, शेखावाटी क्षेत्र के पास में बांगड़ का लिफ्ट सिस्टम बनाया गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसके पानी को और पूरब की तरफ लाने के लिए, चूँकि ऊंचाई अधिक है
तो लिफ्ट सिस्टम से उस पानी को उठाया गया। तो इस परियोजना से सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में 13,000 किलोवाट क्षमता के 2 विद्युत गृह भी बनाए गए। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में आप ये देख रहे हैं कि सूरतगढ़ और अनूपगढ़ है। सागरमल गोपा एवं डीगा शाखा से भी जैसलमेर जिले में खुशहाली बढ़ेगी, ऐसा मानना है, क्योंकि जब विद्युत गृह स्थापित हो गए, पेयजल की व्यवस्था हो गई, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, तो निश्चित रूप से इस एरिया में खुशहाली बढ़ना स्वाभाविक है। और एक लाठीक्रम के क्षेत्र में, लाठीक्रम जैसलमेर में है, मोहनगढ़ के पास, लीलवा में 90 किलोमीटर लंबी शाखा से पानी पहुंचाने के कारण जैसलमेर जिला एक समृद्ध जिला बनाने का प्रयास किया गया। और क्योंकि लीलन जो लाठी जो क्षेत्र है वो सेवण घास के लिए एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जैसलमेर में, तो इसमें ये सागरमल गोपा आप देखें यहाँ पे है ये, और यहीं पर आपका लाठी से क्षेत्र है जहाँ पर और सेवण घास का की व्यवस्था की गई, क्योंकि वहाँ पशु पक्षी जो है वो घास को खा सके, ऐसी व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी जो नहर है उसके यदि हम लाभ देखें तो लाभों में एक तो ये है कि शुरू पहले पलायन बहुत होता था इस क्षेत्र से, शुष्क जलवायु थी, मरुस्थल था, पीने के लिए पानी नहीं था, तो पलायन रुका है, पलायन रुका है। इसके अतिरिक्त यहाँ अब कृषि बहुत अधिक और बढ़िया हो रही है, और रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें यहाँ ली जा रही हैं, और अन्य जिलों की तुलना में उत्पादन भी अधिक हो रहा है। सिंचाई की सुविधा हो गई, इसके अतिरिक्त पेयजल हो गया, वाटर टेबल बढ़ गया, यानी कि वाटर टेबल जो है यानी कि जल का जो स्तर है वो बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त लोगों का आकर्षण इस ओर बढ़ा है, शहरों में आबादी बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, मंडियाँ बढ़ी हैं। इस प्रकार इन सिंचाई की सुविधाओं की वजह से और जो अन्य नगरों में या पूर्व के नगरों में जो यहाँ की आबादी पलायन करके आ रही थी वो अब रुकी है। साथ में वहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार लोगों को प्राप्त हो गए हैं इस एकमात्र सिंचाई परियोजना से, और राजस्थान के राज्य की जो दशा और दिशा है वही बदल गई है। तो निश्चित रूप से ऐसी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से और किसी स्थानीय स्तर पर उसका विकास तो होता ही है, उसका इम्पैक्ट पूरे राज्य और देश पर भी पड़ता है। अगले वीडियो में हम एक नई नहर सिस्टम लेंगे। धन्यवाद।